नमस्कार, मैं डॉक्टर गौरव अवस्थी राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई प्रेषित करता हूं। आज राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर हमारे मध्य हमारे महाविद्यालय CGNPG कॉलेज के संस्कृत विभाग के सहायक आचार्य श्री प्रमोद दीक्षित जी उपस्थित हैं। आज के राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर सर से हम कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर। आपको भी धन्यवाद सर। सर थोड़ा सा चीज़ों के विषय में जानना चाहेंगे, जैसे कि तत्कालीन समय में जितने भी विचारक रहे जो विवेकानंद जी के समय में थे, उनसे विवेकानंद जी किस प्रकार से भिन्न थे? विवेकानंद जी का जो उत्कर्ष है वो है 19वीं शताब्दी में। 19वीं शताब्दी में दो तरीके के वैचारिक जो संघर्ष हमको दिखाई पड़ते हैं। एक तो आध्यात्मिक लोग थे जो सिर्फ धर्म की ही बात कर रहे थे, और दूसरे वो थे जो प्रगतिवादी थे, जो नए नए विचार, नए नए जो उन्मेष हो रहे थे, विचारों का जो उन्मेष हो रहा था उसमें वो लोग रखते। विवेकानंद जी कैसे व्यक्ति हैं जो अपने आचार व्यवहार में आध्यात्मिक होते हुए भी वो एक सोशल लीडर थे। तो वो आध्यात्म को सामाजिक दायरे में लाते हैं, या तो उस समय में कुछ सामाजिक लोग काम कर रहे थे या फिर आध्यात्मिक के रूप में। उन्होंने दोनों को मिला करके एक नया विचार दिया, इसलिए वो दूसरे से अलग दिखाई पड़ते हैं। और इसीलिए संभवतः रोमियो रोलो उनके बारे में कहते भी हैं कि विवेकानंद जी जैसे लोग जो हैं वो कानाफूसी के लिए नहीं बनते हैं, वे घोषणा करते हैं। और सूर्य कभी भी अपनी किरणों को मध्यम नहीं कर सकता। उनकी इन शब्दों में ही आपको दिखलाई पड़ जाता है कि कैसे वो विराट व्यक्तित्व थे। और उनकी सारी शिक्षाओं में आपको दिखना, जितनी भी शिक्षाएं, जितनी भी किताबें, जितने भी उनके उदाहरण देखेंगे, उसमें वो आध्यात्म को व्यवहारिकता में लाने का प्रयास करते हैं। इसलिए वो अन्य से थोड़ा सा अलग दिखाई पड़ते हैं। बिल्कुल, बहुत सही कहा सर आपने। सर एक चीज और थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस विषय में। जैसे जब बात चलती है तो अद्वैत वेदांत और स्वामी विवेकानंद जी को रखा जाता है, तो हम देखते हैं अद्वैत की जो बात होती है वो सबसे पहले स्वामी शंकराचार्य जी के द्वारा शुरुआत होती है उसकी। और व्यवहारिक दृष्टिकोण से अगर देखिए तो किस प्रकार से जो है स्वामी विवेकानंद जी ने इसको जनमानस तक प्रचारित किया? ये मैंने वही कहा ना कि जब आप अगर उनके विचारों को देखें तो वो क्या कहते हैं, आध्यात्म को वो गौरवान्वित करते हैं। जैसे कि उस समय जब मैंने कहा कि समाज सुधार आंदोलन चल रहे थे 19वीं शताब्दी में, तो वो अधिकतर जो समाज सुधार आंदोलन थे वो परंपरागत संस्कृति में जो रूढ़ियां थी उनको टारगेट करते थे। और उन रूढ़ियों को टारगेट करते करते वो लोग ऐसा कर गए, कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को कुछ चोट पहुंचाने लगे। तो भारतीय जो ज्ञान था उनसे उनका विश्वास थोड़ा सा उठने लगा। तो यहाँ पर जो विवेकानंद जी हैं वो एक अलग दिखाई पड़ते हैं कि भारतीय जो संस्कृति है, उसकी जो वैचारिकी है, उसको वो ग्रहण करते हैं और उसको व्यवहारिक सामाजिक रूप में लाते हैं। जैसे वेदांत की बात करें, वो आध्यात्मिक वेदांत को मानते हैं, अद्वैत वेदांत को मानते हैं। शंकराचार्य का जो अद्वैत वेदांत था वो ये कहता था कि सब कुछ एक है, यानी वो एकात्म की बात करता है। वो विभिन्न संसार में विभिन्नता की बात नहीं करता। वो कहते हैं जगत ब्रह्म जो भी वो कहते हैं वो सारा कुछ एक है। अब विवेकानंद जी इसको मानते हुए कहते हैं कैसे व्यवहारिक लाते हैं। वो कहते हैं कि अगर उनका एक कथन है कि अगर इस संसार के आधे मानव भी वेदांत की इस शिक्षा को ग्रहण करें और ये कहते हैं कि हे मनुष्य, हे पशु, हे पक्षी, हे पेड़, आधे मिनट के लिए भी एक साथ होंगे, तुम वही हो जो मैं हूं, तो उस आधे मिनट के अंतराल पर ही आपको पूरे विश्व में परिवर्तन दिखलाई पड़ जाएगा। तो वो ये कहते हैं कि जितना भी संसार है इसमें एकात्म के दर्शन करके अपने विचार को, अपने आचरण को ढालना है। और जब वो इसको कहते हैं कि जब आप अपने आचरण को ढालेंगे तो आप में कभी धर्म का भाव, कभी जाति का भाव, कभी देश का भाव, कभी राष्ट्र का भाव, मनुष्यता सिर्फ बचेगी, मानवता बचेगी, बाकी जितने भी भेद हैं वो मिट जाएंगे। इसलिए उसको वेदांत को वो इस रूप में आगे, तो वो व्यवहारिक वेदांत की बात करते हैं कि वो जो सैद्धांतिक वेदांत है उस पर उसको सोचने की, चिंतन करने की जरूरत, उसको आचरण में लाने की जरूरत है। तो इस तरीके से वो अपने को अलग। जी सर, सही कहा आपने। सर एक अच्छा थोड़ा सा और मैं प्रश्न आपसे जानना चाहूंगा। 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अगर आप पाश्चात्य विचारकों के दृष्टिकोण से देखिए तो वो भारत को बाजीगरों का देश, जादूगरों का देश, कुछ इस रूप में सोचते थे। और शिकागो सम्मेलन जो हुआ 1893 में, स्वामी विवेकानंद जी ने फिर पाश्चात्य जो विचारक थे उनकी बिल्कुल सोचने की दिशा को बदल दिया।
तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आप शिकागो सम्मेलन के विषय में प्रकाश डालने का कष्ट करें। शिकागो 1893 में होता है और 1863 में इनका जन्म होता है। इस बीच वो नींव पड़ चुकी होती है इनके दिमाग में। तो जो इनके आध्यात्मिक गुरु हैं, जो बालक नरेंद्र नाथ हैं, जब इनका रूपांतरण होता है, आध्यात्मिक रूपांतरण होता है, तो उसमें सबसे बड़ी भूमिका रामकृष्ण परमहंस जी की है। और रामकृष्ण परमहंस जी ने जो इनको जो एक मूल शिक्षा दी, जिन्होंने पूरे इनको जीवन को परिवर्तन किया, वो मूल शिक्षा बड़ी सिंपल और सीधी है। उस मूल शिक्षा में क्या है? उस मूल शिक्षा में उन्होंने कहा, अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो मानव की सेवा करो। अब अगर आप फोकस करेंगे उनकी पूरी, जैसे अभी हमने वेदांत की बात करी या उनके अन्य विचारकों से अलग की बात करी, कैसे वो भारतीय संस्कृति या जो अमूर्त जिनको विचारधाराएं माना जाता था उसको वो व्यवहार में लाते हैं। तो जहां पर जो मानव शब्द है, तो मानव का मतलब क्या है कि किसी भी चीज को अगर हम स्वीकार कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि वो हित अंततः कहां ले जाता है। अगर वो मानव के कल्याण में लग रहा है तो फिर वो सही है। इसी रूप में शिकागो धर्म सम्मेलन में भी जब हम उनकी बात करें तो उन्होंने, देखो जो शिकागो धर्म सम्मेलन होता है उसमें उन्होंने शिव महिम्न सूत्र का शुरुआत की थी। वो सूत्र मैं देखता हूं, मुझे याद है कि नहीं, लेकिन मैं प्रयास करता हूं। रुचिना वैचित्र्याणाम ऋज कुटिलान नापथ जुषाम नृणाम गम्यस्त्वमसि उसका भावार्थ ये था कि जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जल, नदियों का, झील का या किसी भी और प्रकार का जल अपनी गति करता हुआ अंततः कहाँ मिलता है? समुद्र। उसी प्रकार की विभिन्न रुचि, विभिन्न सिद्धांत वाले लोग सीधे रास्ते से, टेढ़े मेढ़े रास्ते से अंततः उसी प्रभु पर पहुंचते हैं। बिल्कुल। और इसमें अगर आप ध्यान देंगे तो इसका कहने का मतलब क्या है कि सारे की बात कहते हैं कि सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन अंततः पहुंचना कहाँ है? अंततः पहुंचना है उस ईश्वर। ईश्वर का मतलब है वहां पर वो जो इनके हिसाब में ईश्वर हो सकते हैं, उनके हिसाब में पैगंबर। उनका एक और बहुत बड़ा कथन है विवेकानंद जी का। वो ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी बात नहीं करता हूं। अगर मैं अपनी बात करूं या जो अपने सिद्धांत की बात नहीं करता हूं, मुझे अगर मस्जिद में जाना हो तो मैं मस्जिद में जाऊंगा, मुझे अगर गिरजाघर में जाना है तो मैं गिरजाघर में जाऊंगा, क्रास के आगे घुटने टेकूंगा, बौद्ध के मठ में जाऊंगा। मैं इन सब को स्वीकार करूंगा, जितना भूतकाल में हुआ उसको स्वीकार करूंगा, वर्तमान में उसमें जो कुछ योगदान कर सकता हूं उसको योगदान करूंगा, और उसके साथ में भविष्य में जो आने वाला उसके प्रति हम उन्मुक्त हृदय को साफ साफ घोषणा करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हाँ कोई इस धर्म में नहीं या उस धर्म में नहीं, वो कहते हैं कि मैं ऐसे ईश्वर की कल्पना नहीं कर सकता कि जो इस संसार में दुखियों के आंसू न हो सके और मरने के बाद स्वर्ग देने की आकांक्षा करते हैं। इसका मतलब वो जो भी धर्म की बात करते हैं उस धर्म को कहते हैं कि वो मानव कल्याण में आना चाहिए। और उसी संतान के किसी भी धर्म को मानते हुए आपको, इसीलिए मुक्ति का भी सिद्धांत जो कवि देते, जैसे हमारे यहाँ मुक्ति का सिद्धांत है कि हमें मोक्ष मिल जाए सब कुछ खत्म, तो वो कोरे मोक्ष के पक्षपाती नहीं है। वो कह रहे हैं कि संसार में रह करके, उस संसार के मध्य में रहते हुए कर्म के रहस्य को सीखो, कर्म और उसके फल को बारे में सोचो, संसार की गति के बीच में चक्र के बीच में चलते हुए सीखो, और फिर संसार में अपना योगदान करो। उसके बाद जो आपको मुक्ति मिलेगी उस मुक्ति को वो मानते हैं। तो मेरे सर एक ही दौर, जैसे अभी हम लोगों ने बात की मोक्ष की, मोक्ष के साथ साथ मोक्ष तभी संभव है व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम मानव कल्याण या मानव सेवा की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे बड़ी एक जो व्यवधान या बाधा उत्पन्न होती है वो है जाति व्यवस्था। तो थोड़ा सा ये जानना चाहूंगा कि जाति व्यवस्था पर स्वामी जी ने किस प्रकार से अपने विचार रखे थे। बहुत अच्छा प्रश्न है जाति व्यवस्था के बारे में कि अगर विवेकानंद जी को समझना है तो उनको एक मूल सिद्धांत को समझना होगा। जैसे मैंने बताया था कि मानव सर्वोपरि है उनके लिए, और उसके लिए वो रास्ता अपनाते हैं वेदांत। उनको बहुत सरल मालूम पड़ता है कि वेदांत के हिसाब से हम इस चीज को प्राप्त कर सकते हैं। जाति व्यवस्था में भी अगर हम लोग देखें तो क्या है, जाति व्यवस्था कब दोष बनती है? जाति व्यवस्था दोष तब बन रही है जब वो धार्मिक हो जाती है। जी, धर्म के अनुसार हम उसकी व्याख्या करने देते हैं। अगर जाति व्यवस्था सामाजिक हो जाए, कार्य के अनुसार हो जाए,
कार्य के अनुसार हो, यह सामाजिक है, ये इस जाति है, ये इस जाति है, ये इस जाति है, इस जाति में ऊंचे नीचे का भेद न हो। जी। जाति है तो है, बिल्कुल। वो जाति है तो अगर जाति का आधार धार्मिक न करके शंकराचार्य के उनके विवेकानंद जी के अनुसार अगर हम उसका सामाजिक समाज बन करते तो ये जाति व्यवस्था अपनी एजिटिव इस जगह पे बनी भी रहेगी और हम लोग प्रगति की ओर बढ़ सकते हैं। तो इस जाति व्यवस्था को मानते हैं। वो कहते हैं कि इनमें जो धार्मिक है वो वर्ग संघर्ष को पैदा करता है और उस वर्ग संघर्ष को बचाने के लिए उसको वो सामाजिक हो जाने के लिए जो जहां बना है ठीक है पहचान के लिए वो बन जाता है, लेकिन उससे ये व्यक्ति नहीं। और यहीं पर वो अद्वैत वेदांत की भी बात निकल करके आती है कि सूक्ष्म में ही ब्रह्मांड होने का भविष्य। तो वो जाति कुछ भी हो, वो करे सारा समान है। कोई भी जाति में अगर हम सामाजिक मान लें तो जैसे समाज का एक ये मोहल्ला, एक वो मोहल्ला, एक ये मोहल्ला, तो वो कैसे एज इट इज जब वो समान हो गया तो फिर कहीं से भी कोई भी पलट करके बढ़ सकता है। तो इसलिए जाति व्यवस्था को सामाजिक बनाने पर ज्यादा जोर देते हैं बनस्पत उसको धार्मिक, और सारी अव्यवस्थाओं की जड़ जाति को धार्मिक बना देने पर है, उसको उसी जगह पर रखने की। अगर हम सामाजिक मान लेंगे तो जो जितना करता जाएगा, जो जितना योग्य होता जाएगा वो बढ़ता है। और जो मंडल आयोग लागू वो भी तो यही बात करता है कि सामाजिक स्थिति अगर सामाजिक रूप से पिछड़े तो पिछड़े हैं, आप उनकी स्थिति को सुधारिए, समाज की मुख्य धारा में आ जाएंगे। जी सर, एक चलते चलते और आपसे बात पूछना चाहेंगे। स्वामी विवेकानंद जी के जब दर्शन की बात आती है तो समाजवाद और पूंजीवाद, इस पे थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप प्रकाश डालिए कि किस तरह से स्वामी जी ने इस पे अपने विचार रखे थे। पूंजीवाद तो हो नहीं सकते क्योंकि वो शोषण की बात की तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मैं समाजवादी। एक जगह में मुझे वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से कहते हैं मैं समाजवादी हूँ, लेकिन उनका समाजवाद मार्क्स का समाजवाद नहीं है। मार्क्स समाजवाद में क्या है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा है, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। वो ये कहते हैं कि जो उनका समाजवाद है उसमें वो कहते हैं कि वर्ग संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं, न तो कोई वर्ग है और न कोई संघर्ष की गुंजाइश। वो उसी के तरह के जैसे अभी हमने सामाजिक स्थिति की बात करी, एक सामाजिक स्थिति जो जितना योग्य है, तो उनका समाजवाद ये है कि न्यूनतम की आवश्यकता की पूर्ति सबकी होनी चाहिए और अधिकतम अपनी योग्यता के अनुसार होनी। बिल्कुल। तो न्यूनतम की, और जैसे हमारे यहाँ जो संविधान बना वो भी इसी पैटर्न पे बना कि वहां के समाजवाद से, मार्क्स समाजवाद से या रूस के समाजवाद से हमारा बदलाव हुआ है कि हम कल्याणकारी राजनीति की बात करते तो कभी कभी पूंजीपत के भी लक्षण, पूंजीवाद के भी लक्षण दिखले जाते, लेकिन उनका जो शुद्ध सिद्धांत वो यही है कि हम न्यूनतम आवश्यकताओं की जिनकी जितनी पूर्ति हो सकती है अपनी क्षमता के अनुसार बढ़ाते जाए। अगर न्यूनतम आवश्यकता जितनी ज्यादा हम सक्षम होते जाएंगे उतनी ज्यादा न्यूनतम आवश्यकता हम पूरी करते जाए, बाद में प्रगति। तो इसमें एक बहुत सोच मेरा विचार हुआ है, जैसे उसमें क्या है हम किसी से छीन लेते, इसमें किसी से छीनने की बात नहीं, किसी को देने की बात जरूर है। तो अगर हम किसी को दे रहे हैं, उसको सक्षम बना रहे हैं, उसके बाद खुद वो जितनी एबिलिटी होगी वो प्राप्त कर लेगा और संतोष की भावना भी मिलेगी। तो इस हिसाब से उनका वो समाजवादी है, लेकिन वो समाजवाद जो है उनका वैज्ञानिक समाजवाद है, उनसे समाजवाद व्यवहारिक समाजवाद, बल्कि वेदांतिक समाजवाद क्या है तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल सर, एक चीज और, आज के युवा राष्ट्रीय युवा अवसर दिवस के अवसर पर आप हमारे युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं के लिए या कहिए हम सब लोगों के लिए भी, युवा या पूरे भारतीय जनमानस के लिए, केवल युवा के लिए नहीं, लेकिन युवा के लिए इसलिए कि उनको उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेनी चाहिए। दूसरा, जो अपनी एनर्जी है, जो अपनी युवा शक्ति की एनर्जी है, उसको विचार में उनको बदलना चाहिए। और उस वैचारिकी को जब आप विचार करेंगे तो आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम विचार ही नहीं करते। केवल उसकी बात नहीं है, हम लोग भी विचार करना हम लोगों ने कम शुरू कर दिया है। तो अगर हम विचार करते जाएं, और विचार करने के लिए हम जब भी विचार करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पढ़ते लिखते भी हैं, कुछ जानते भी हैं। तो महापुरुषों के जीवन को पढ़ें, अपना कुछ विचार करें और उस विचार से कुछ नई चीज हमेशा निकल करके आएगी। तो सबसे पहली जो युवाओं के लिए है वो यही है कि आज से विचार करना शुरू करें, क्योंकि विचार आज के रील और फेसबुक के जमाने में खत्म हो गया है। हम कर क्या रहे हैं,
दूसरे के विचारों को जब हम पोस्ट कर देते हैं उसमें संतुष्टि पा लेते हैं। और इसमें एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक ये आ रहा है कि हर व्यक्ति एक क्षण में आदर्शवादी है और अगले ही क्षण वो निराशावादी भी कह सकते हैं। निराशावादी भी और पाखंडवादी भी, क्योंकि वो कि उसी क्षण वो जिस समय वो फेसबुक पे पोस्ट कर रहा है उस समय वो प्रबल आदर्शवादी, और जस्ट जैसे व्यवहारिक समाज में आ रहा है वो पाखंडवादी भी दिख जाता, उसमें हम सब भी शामिल, उस आचरण को नहीं करता, उस आचरण को नहीं करते। तो विचार करना शुरू करना चाहिए, और जब आदमी विचार करता है तो वो कहा जाता है कि जब आप विचार करते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है, और जब आदत बन जाती है तो आपका आचरण भी बदल जाता है। और संभवतः इसीलिए कि बहुत बड़े कोई विचार किया जो भी कर्मनिष्ठ हैं हमारे पैदा नहीं, तो इसमें सबसे बड़ी जो मुझे समझ में आता है वो विचार करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से आज हम लोगों ने सर के विचारों को सुना, आशा करते हैं इसी तरह से सर का आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहेगा, और आपके आशीर्वाद हम लोगों के लिए प्रगति का मार्ग प्रशस्त करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। महाविद्यालय परिवार की ओर से सर।